नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इसका पहला भाग हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा भाग। इस पाठ के पहले भाग में हमने देखा है कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागरजी से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और यह जानने का प्रयास किया है कि उनके कवि बनने के पीछे कौन सी प्रेरणा थी। तो अगला प्रश्न तिवारी जी नागरजी से पूछ रहे हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागरजी कह रहे हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। यहाँ हम देखते हैं कि नागरजी के पिताजी जो थे यह सरकारी कर्मचारी थे और इसलिए क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेने के लिए वे अपने बेटे को मना कर रहे थे। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों ने लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास सरकारी खजाना लूटा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को उन्होंने लूट लिया था। यह कांड काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस लूट को चलती ट्रेन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद सहित कई अनेक क्रांतिकारी शामिल हो गए थे। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि 1921 से यह जो आंदोलन थे यह बहुत तेज हो गए थे। उन्होंने एक उग्र स्वरूप धारण किया था, क्योंकि हर एक भारतीय के मन में देश प्रेम की ज्वाला जल रही थी और सभी स्वतंत्रता चाहते थे, आज़ादी चाहते थे और अंग्रेज सरकार के अन्याय और अत्याचार का वह विरोध कर रहे थे। तिवारी जी नागरजी से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो ये जो आर्य लोग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ये आर्य लोग हैं, ये हमारे मूल भारतीय है। ये हमारे भारत की उत्तर दिशा से आए थे और अपने साथ एक मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर वे आए थे और संस्कृत भाषा जिसे हमने मातृभाषा के रूप में अपनाया है, यह उन्हीं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आर्य समाज वैदिक परंपराओं पर विश्वास करता था। उनके अनुसार कर्मकांड, पूजा अर्चा, इनको उनके धर्म में कहीं भी स्थान नहीं था और स्त्रियां भी वेदों का पठन कर सकती थी। नागरजी तिवारी जी को बता रहे हैं, आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर, यानी आर्य समाज का उनकी कविता पर थोड़ा असर हो गया था। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। तो इस प्रकार उनके पिताजी थे, इन्होंने सामाजिक आंदोलनों में जाने से उन्हें रोका नहीं था और इसका परिणाम यह हुआ कि नागरजी के मन में देशभक्ति निर्माण हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि वह एक कवि बन गए और उन्होंने देश प्रेम से भरी हुई कविता लिखी, जिन कविताओं ने बहुत सारे लोगों के मन में देशभक्ति का निर्माण किया। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरजी का हमारे देश की जो महान हस्तियाँ थी उनमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के महान नेता थे। इनसे उनका नज़दीक का परिचय था। वे उनके साथ बातें करते थे, उनकी माताजी के साथ बातें करते थे और ज़रूर उनके विचारों का परिणाम असर नागरजी पर हुआ होगा और इसलिए वे एक उच्च प्रति के एक आदर्श कवि बन पाए हैं।
अगला प्रश्न तिवारी जी पूछ रहे हैं, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? उपन्यास यानी जो नॉवेल रहता है उसे हम उपन्यास कहते हैं। पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी पूछ रहे हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? हाँ। नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे हैं? नागर जी के संपर्क में यानी सानिध्य में रहने वाले जो साहित्यकार थे वह थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, वे अजानुबाहु थे। अजानुबाहु यानी जिनके हाथ बहुत लंबे होते हैं उन्हें अजानुबाहु कहते हैं। जिनके हाथ हमारे शरीर के घुटनों के नीचे तक होते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, ये भी अजानुबाहु थे। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 1937 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। अगला प्रश्न तिवारी जी नागर जी से पूछ रहे हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझे से पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। हमें पता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और इसमें रामायण का बहुत सारे कांड है, इसका वर्णन किया गया है। तिवारी जी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, नागर जी, आपने खंजन नयन में, खंजन यानी काले रंग की एक चिड़िया है, उसे हम खंजन कहते हैं। आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? सूरदास हमारे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है और हमें पता है कि सूरदास जी है ये बचपन से अंधे थे और इसके कारण उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, माँ के वात्सल्य से वे हमेशा दूर रहे। उसी प्रकार उनके घर में जो उनके भाई थे उन्होंने भी उन्हें अपनाया नहीं और इसलिए हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं में वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं पर दोहे लिखे हैं। कृष्ण राधा कृष्ण की श्रृंगार रस पर उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। नागर जी बता रहे हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती है। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं, यानी सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे या बाद में अंधे हो गए, इस पर बहुत विवाद चला था। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। तिवारी जी का अगला प्रश्न, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? परखना यानी जांचना। तो यहाँ तिवारी जी नागर जी से पूछ रहे हैं कि जो भी साहित्य आप लिखते हो, कविताएं लिखते हो, उपन्यास लिखते हो, कहानी लिखते हो, उसकी आप जांच कैसे करते हो कि यह साहित्य जो है यह लोगों को पसंद आता है या नहीं? नागर जी कहते हैं, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। और यहाँ नागर जी उन्हें बता रहे हैं कि उनके जो उपन्यास है, उनके जो साहित्य है, उसे पढ़कर जो पाठक है, पाठक यानी जो साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति है, वह नागर जी को पत्र लिखकर प्रतिक्रियाएं भेजता है, यानी किस प्रकार उन्हें उपन्यास पसंद आया है, कविताएं पसंद आई हैं, और ऐसे बहुत सारे पत्र उनके पास आते हैं। यानी लोगों को उनका जो साहित्य है, उनकी कविताएं, उनका उपन्यास, उनकी कहानी बहुत पसंद आती है। तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया होगा। भ्रमण करना यानी घूमना फिरना। नागर जी बता रहे हैं, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का
पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर यानी जो चरित्र है, अलग अलग व्यक्ति की जो स्वभाव की विशेषताएं होती है, यह बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला।